नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। और रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। तारीख है 20 अप्रैल और आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेड श्योर हूं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है और बहुत सारी नई जानकारी आप यहां से पाने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है, जिसमें सबसे बड़ा और कुशल जेनजेड कार्यबल है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जेनजेड वर्कफोर्स। तो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एक सर्वे आया है कि सबसे ज्यादा डिजिटली स्किल्ड कंट्री कौन सा है पूरे विश्व में। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपका इंतजार कर रही हैं और सबसे पहली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो एक ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप की तो जैसे लग रहा है जैसे बाढ़ सी आ गई है, हर कोई या हर डिपार्टमेंट कोई ना कोई ऐप लॉन्च करने में जुटा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए और लोग ज्यादा पास ना आए और बिना संपर्क में आए हुए ही वो ऑनलाइन चीजों की मदद लेकर अपने काम कर पाए। ऐसा ही एक ऐप आया है किसानों के लिए। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री, यानी अगर हम कहें कि वर्तमान समय में हमारे कृषि मंत्री कौन है तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने किसान रथ नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कोरोना वायरस के कारण हमें पता है कि 3 मई तक लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में किसानों को फसल और सब्जी बेचने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हमने कंट्रोल रूम भी बनाया है और सभी राज्यों से किसानों के हित में ऐसे कदम उठाने को कहा है। और किसान रथ जो ऐप है वो अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु भाषा में उपलब्ध है। यह ऐप देश भर के किसानों को और व्यापारियों को कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस ऐप से किसानों और व्यापारियों को परिवहन वाहनों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसका मतलब उन्हें यह पता चल सकेगा कि ट्रक कब आने वाला है, कब उस पर लोडिंग होने वाली है, आपने जो माल भेजा है, जो सामान भेजा है, वो कहां तक पहुंचा है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसान रथ नाम का ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय। वर्तमान समय में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। दैट्स ऑल। अगली जानकारी है, जो जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है आपका मैटर हॉर्न पर्वत। मैटर हॉर्न पर्वत ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है और इस पर अभी हाल ही में लाइट के जरिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा बनाया गया। तो कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए स्विट्जरलैंड ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया। स्विट्जरलैंड में मौजूद भारतीय दूतावास और आईएफएस अधिकारी गुरलीन कौर ने इसकी तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको रिट्वीट किया। भारतीय एम्बेसी यानी भारतीय राजदूत की ओर से लिखा गया कि करीब 1000 मीटर से बड़े आकार का तिरंगा स्विट्जरलैंड के जर्मैट में मैटरहॉर्न पर्वत पर दिखा। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी भारतीयों के साथ एकजुटता के लिए है और इसकी भावना के लिए, इस तरह की भावना दर्शाने के लिए उन्होंने स्विट्जरलैंड को धन्यवाद दिया। स्विट्जरलैंड के एक मशहूर लाइट आर्टिस्ट हैं गैरी हाफस्टेटर। उन्होंने ही इस 14,690 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर लाइट प्रोजेक्शन के जरिए तिरंगे के आकार में रोशनी की थी। माउंट मैटरहॉर्न पर्वत जो है ये आपका ऑल्पस पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम बिंदु है और रोशनी से तिरंगा बनाने से पहले और इसके बाद का मैटरहॉर्न पर्वत आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसा आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और ये बनती है कि ये जो पर्वत श्रृंखला है आल्पस, ये कहाँ पर है और इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि 24 मार्च से ये कार्यक्रम वहां पर चालू है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत का ही झंडा वहां पर बनाया गया है, बहुत सारे और भी जो ध्वज हैं वहां पर बनाए गए हैं। जैसे अमेरिका का ध्वज भी बनाया है उन्होंने, बाकी कई सारे और देशों का भी ध्वज वहां पर बनाया। चलिए आपको आल्पस पर्वत थोड़ा सा घुमा देते हैं, उसकी लोकेशन थोड़ी सी दिखा देते हैं। आल्पस पर्वत, ये जो आप ग्रे कलर का पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा का पूरा आपका आल्पस पर्वत है और ये काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इटली से ये रेंज शुरू होता है, फ्रांस में जाता है, फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड में जाता है, स्विट्जरलैंड के बाद ऑस्ट्रिया में जाता है, ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवेनिया में जाता है और फिर उसके बाद क्रोशिया वगैरह में आपको ये देखने को मिलता है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी मैटरहॉर्न पर्वत है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है
और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपका भूमध्य सागर है और ये एड्रियाटिक सागर है। तो आप देख सकते हैं कि ये यूरोप में स्थित एक पर्वत है। यूरोप में आल्प्स पर्वत स्थित है और इसके अलावा ये कुछ वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक तरफ से चलते हैं, ये है रॉकी माउंटेन रेंज, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कौन सा रेंज जो है वो कहाँ पर है। जैसे ये एंडीज पर्वतमाला जो है ये आपके दक्षिण अमेरिका में है। यहाँ पर एक पॉइंट जरूर देखिएगा, ये है केप हॉर्न और ये है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के जरिए ही वास्को डी गामा भारत आया था। इस अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो ये एटलस पर्वतमाला है, ज्यादा बड़ी पर्वतमाला नहीं है, लेकिन इसी का आगे चल के बोला जाता है कि एक्सटेंशन जो है वही आपको आल्पस के रूप में दिखेगा, जिसे कार्पेथियन पर्वत भी कहा जाता है। एंटोलिया भी उसी का एक पार्ट लगभग लगेगा आपको, लेकिन ये जगह हमने अभी आल्पस पर्वत देखा है। ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ही हमने आल्पस पर्वत अभी देखा। यूरोप की बात करें तो यूराल माउंटेन आप सभी को पता है, ये काफी ज्यादा फेमस है। और फिर हमारा भारत में आ जाता है हिमालय, और उसी के ऊपर तिनसेन पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर आपको हिंदुकुश पर्वतमाला देखने को मिलेगी, छोटी सी पर्वतमाला है। ये कोलिमिया रेंज है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये साइबेरिया का पठार है। और अगर आप इधर आ जाएं तो आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये आपका ग्रेटर सुंदा आइलैंड है और विश्व का सबसे बड़ा इनलैंड वाटरवे या इनलैंड जो पानी का संग्रह है, यानी चारों ओर से भूमि से गिरा हुआ जो सबसे बड़ा संग्रह है वो है कैस्पियन सागर, और वो आपको यहाँ पर यूरोप में देखने को मिलता है। कभी कभी इस तरह के मैप खोल के बैठ जाइए करिए, और सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज को लोकेट करने का, आप उसका मैप देखिए। जैसे मैं कभी कभी मैप खोल के बैठ जाता हूँ, बस ऐसे ही देखता रहता हूँ कि हडसन की खाड़ी यहाँ है, अच्छा ये उत्तर अमेरिका में है, अच्छा बफिन की खाड़ी यहाँ पर है, अच्छा ये ग्रीनलैंड के पास है, अच्छा ये लेब्राडोर सी है। तो ऐसे कर करके काफी सारी चीजें आप देख सकते हो। अब आप इस बात को मानो कि अगर आप 2 या 4 बार भी ऐसा कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें बाई मैप याद हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। तो आई थिंक आपको काफी सारी चीजें पता चल गई। रॉकी कहाँ पर है आपका उत्तरी अमेरिका में, एंडीज कहाँ है दक्षिण अमेरिका में, यूराल कहाँ है ये यूरोप और एशिया का बॉर्डर बोला जाता है, ग्रेटर सुंदा आइलैंड इधर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इधर है, हिमालय इधर है, हिंदू किस इधर है। और इस तरीके से ये अगर हम देखा जाए तो अफ्रीका में काफी ऊंचे पहाड़ नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पठार पाया जाता है उसे इथोपिया हाईलैंड भी कहते हैं, या कॉन्गो बेसिन में भी आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी है, सरकार ने एफडीआई के नियम बदल दिए हैं। देखिए यहाँ पर 2 टर्म मैं आपको बताना चाहूंगा। एक होता है एक्सटर्नल बोरो करेंसी या एक्सटर्नल बोरोइंग, वो भी एफडीआई की तरीके ही होती है। उसके भी गवर्नमेंट कुछ रूल बनाता है। किसी भी देश में कई सारे रूल होते हैं एफडीआई के। हमारे यहाँ 2 तरह के रूट हैं जिसके जरिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ सकता है, यानी कि विदेश से पैसा हमारे पास आ सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2 रूट हैं, एक है ऑटोमेटिक रूट और एक है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट ऐसे सेक्टर में होता है जहां पर आरबीआई की गाइडलाइन थोड़ी सी होती है, और कुछ ऐसे सेक्टर जिनका भारत के व्यापार पर या भारत के कुछ ऐसे सेक्टर जैसे कि जिनसे सुरक्षा में खतरा ना हो, वहां पर ऑटोमेटिक रूट लगा सकते हैं। फिलहाल सरकार ने कोरोना वायरस के चलते एफडीआई के नियम बदले हैं। इसके पीछे 2 कारण थे, ढंग से समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला कारण ये है कि अभी हाल ही में आपने देखा कि चीन ने क्या किया है। पिछले दिनों एचडीएफसी के शेयर खरीदे थे। चीन ने पिछले दिनों एचडीएफसी बैंक के करोड़ों शेयर खरीद लिए थे, और कंपनी में उसकी जो हिस्सेदारी थी वो 1% से ज्यादा हो गई। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है वो शटडाउन है। शटडाउन है तो शेयर मार्केट डाउन है, शेयर मार्केट डाउन है तो किसी भी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए पैसे कम देने पड़ेंगे। ऐसे में चीन लगातार सभी विश्व के देशों में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, और उसी क्रम में उसने एचडीएफसी के शेयर खरीद लिए थे, जिससे 1% से ज्यादा उसकी हिस्सेदारी एचडीएफसी में हो गई। अब आप सोचिए, अगर इसी तरीके से ऑटोमेटिक रूट से पैसा आता रहा और धीरे धीरे भारतीय कंपनियों में चीन का अधिग्रहण बढ़ गया या चीन का एक्विजिशन बढ़ गया, तो ऐसा होगा कि जो मूल्यवान कंपनियां हैं अभी जिनके शेयर बहुत डाउन है, वो बहुत कम दामों में अपनी शेयर होल्डिंग या अपनी भागीदारी चीनीज कंपनी को भेज देंगे, चाइनीज कंपनियों को बेच देंगी, जिससे एक बहुत बड़ा भारतीय मार्केट चाइना के कब्जे में जाने के चांसेस बन जाते हैं।
अब इसको क्या कर दिया, अवसरवादी अधिग्रहण पर। इसे अवसरवादी अधिग्रहण ही कहा जाता है कि जब मार्केट डाउन हो तो इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही समय है और इसे आप अवसरवादी ही कहेंगे, क्योंकि जब मार्केट डाउन है तो इन्वेस्ट करो, जब ऊपर आ रहा हो तो सेल करके निकल लो, प्रॉफिट हो जाएगा। तो अवसरवादी अधिग्रहण, अधिग्रहण का मतलब एक्विजिशन, यानी कि जो भी कंपनियां किसी दूसरी कंपनी को अधिग्रहण कर लेती हैं तो उसके नियम बदलने के लिए सरकार ने क्या कर दिया है, सीमावर्ती देशों के निवेशक केवल सरकारी रास्तों यानी अप्रूवल रूट से ही देश में निवेश कर पाएंगे। अब सीमावर्ती देश कौन से? सीमावर्ती देश वही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये भी जिनकी भी सीमा भारत से टच करती है, उन सभी से जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसके लिए सरकारी अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंपनी में निवेश कर पाएंगे। किसी भी देश में निवेश करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्रीनलैंड इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ग्रीन इन्वेस्टमेंट वो होता है जब आप किसी देश में जाते हैं और वहां खुद की एक कंपनी बनाते हैं, उस तरह के इन्वेस्टमेंट को ग्रीन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर आप किसी देश में जाते हैं और वहां पर किसी दूसरी कंपनियों में निवेश करते हैं तो उसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। आई थिंक ये छोटी छोटी जानकारी है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। पाकिस्तान का निवेशक भारतीय डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी में निवेश नहीं कर पाएगा, चाहे वो कैसे भी तरीके से हो। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, चीन ने 2.34 अरब डॉलर यानी 14,846 करोड़ रुपए एफडीआई कर दिए हैं। यहाँ पर भारत के साथ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं लगी हैं और ऐसे में वो अब इनके साथ ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, उसमें सरकार से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार को लगेगा कि हाँ, ये इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी को खाने के जैसा नहीं है, यानी कि किसी कंपनी में इतना ज्यादा निवेश कर दो कि पूरी कंपनी आप खरीद लो। वर्तमान में केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले एफडीआई के लिए सरकार की परमिशन जरूरत होती थी, लेकिन अब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी से आपको जरूरत पड़ेगी। तो पाकिस्तान हो, आपका चाइना हो, आपका भूटान हो, आपका नेपाल हो, आपका म्यांमार हो, आपका बांग्लादेश हो, आपका श्रीलंका हो या आपका मालदीव हो, इनके जरिए किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आ पाएगा। आएगा भी तो उसके लिए सरकार की परमिशन जरूरत पड़ेगी। और मैंने सीधे आपको बता दिया, जो भी कमजोर पोर्टफोलियो वाली भारतीय कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर कम है और जिनके शेयर काफी सस्ते हैं, उनको बचाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं और इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय लोग बने रहे, ये एक सबसे बड़ा मूलभूत कारण रहा है। मालदीव की बात करें तो अभी हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी चलाया था भारतीय वायुसेना ने, ताकि वहां पर दवाएं पहुंचाई जा सके। बहुत प्यारी सी न्यूज आपके सामने आई है कि ये इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। खाद्यान्न पहुंचाने के लिए अन्नपूर्णा रेल। खाद्यान्न क्या होता है? फूड ग्रेन्स मतलब अनाज वगैरह। तो भारतीय रेलवे देश भर में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं को पहचानने के लिए एक अन्नपूर्णा नाम की रेल चला रहा है। अन्नपूर्णा जो रेल है ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी आप सभी समझते हैं। इसमें 88 कोच लगाए गए हैं जो अपने आप में अभी तक का रिकॉर्ड है। अन्नपूर्णा मालगाड़ी ने 10 जरूरतमंद राज्यों में तुरंत खाद्यान्न पहुंचाया है और यह पहली बार है कि जब रेलवे ने इतने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का परिवहन किया। यह पिछले साल की तुलना में 137% अधिक है, यानी 137% ज्यादा है। अब भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो भारतीय रेलवे के बारे में कैसे छोड़ सकते हैं, इसको पहचानते हो आप लोग? इसका नाम है भोलू गार्ड। ये भारतीय रेलवे का मस्कट है जो जाने कितने सालों से भारतीय रेल को हरी बत्ती दिखा रहा है। देश में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रेल पटरी पर दौड़ी थी, यानी प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। लेकिन देश की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली। ये हमारे भूगोल वाले मास्टर ने हमको बहुत मार मार के याद कराया था। वर्ष 1890 में भारतीय रेलवे अधिनियम पारित किया गया और उसके बाद से भारतीय रेलवे का किस तरीके से विकास होना है उसके कानून बन गए। 1936 में पहली बार यात्री डिब्बों को वातानुकूलित बनाया गया था। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि 1936 में रेलवे में एयर कंडीशनर शुरू हो गया था। भारतीय रेलवे का शुभंकर यानी मस्कट एक हरी बत्ती वाला लालटेन उठाए एक हाथी है जिसका नाम है भोलू गार्ड। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण यानी सरकार ने इसको अपने हाथों में 1950 में लिया था। 1952 में 6 जोनों से इसका जोनल सिस्टम शुरू हुआ था और वर्तमान में इसके 18 जोन है। अभी हाल ही में साउथ ईस्ट जोन बनाया गया है जो आंध्र प्रदेश से स्थित है।
वर्तमान समय में रेलवे में 13.1 लाख कर्मचारी कार्यरत है। हो सकता है अब इससे ज्यादा भी हो गए हो क्योंकि थोड़ा सा पुराना डेटा है। भारतीय रेल दुनिया में सबसे लंबे और व्यस्त नेटवर्कों में से एक मानी जाती है। अपने नेटवर्क के मामले में देखा जाए, रेल की पटरियों की लंबाई के मामले में देखा जाए तो ये विश्व की चौथी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। वर्ष में 6 अरब से भी ज्यादा अधिक मुसाफिर रेल से यात्रा करते हैं। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़, असम में पड़ता है, के बीच चलने वाली जो विवेक एक्सप्रेस है, ये भारत की सबसे लंबी दूरी की रेल है और सबसे ज्यादा टाइम तक ये रेल का यात्रा भी है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी दूरी की रेल है और इसका रूट जो है वो 4282 किलोमीटर का है। कन्याकुमारी से चलती है और डिब्रूगढ़ असम तक जाती है। भोपाल शताब्दी इससे पहले फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी 140 किलोमीटर की स्पीड की, लेकिन अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो देश की सबसे तेजी से चलने वाली रेल हो गई है। 1355 मीटर लंबा गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इससे पहले केरला का कुछ हुआ करता था, केरला शायद कासरागोड करके कुछ है, और उससे पहले खड़गपुर हुआ करता था। फेरी क्वीन की बात करें तो दुनिया में ये सबसे पुराना इंजन है जो अभी भी दौड़ता है। लाइफलाइन एक्सप्रेस एक विशेष रेल है, इसे हॉस्पिटल ऑन व्हील के नाम से भी जाना जाता है। इस रेल में ऑपरेशन रूम से लेकर इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। 1974 में 1974 में हुई भारतीय रेलवे की हड़ताल अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल मानी जाती है और यह हड़ताल 20 दिन तक चली थी। उसके पश्चात आज तक रेलवे में कभी कोई हड़ताल नहीं हुई। 1977 में धरोहर, पर्यटन, शिक्षा, मनोरंजन के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय रेल संग्रहालय खोला गया था। यह आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, जिसे नेशनल रेल म्यूजियम भी कहा जाता है। सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स ने भारत की भव्य गाड़ियां डेक्कन ओडिसी, पैलेस ऑन व्हील, 100 साल पुरानी टॉय ट्रेन को विश्व की 25 सर्वश्रेष्ठ ट्रेनों की सूची में शामिल किया है, जिसमें से पैलेस ऑन व्हील काफी महंगी ट्रेन है और ये टूरिज्म के लिहाज से विश्व के कुछ महंगी ट्रेनों में से एक है। 2002 में जन शताब्दी ट्रेन शुरू हुई थी, जिसको भारत की सबसे तेज सुपरफास्ट ट्रेन माना जाता था। 2004 में इंटरनेट के माध्यम से रिजर्वेशन शुरू हुआ और 2007 में देश भर में रेलवे ने अपना एक यूनिफाइड रेलवे नंबर 139 जारी किया है, जिसके जरिए आप रेलवे कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो ये रहा भारतीय रेलवे। आई थिंक आपको कई सारी जानकारियां नहीं मिली होंगी, और अगर नहीं मिली होंगी तो रिवाइज जरूर आपने कर लिया होगा। अगली जानकारी दक्षिण कोरिया से। अब देखो हमारा सफर क्या हुआ था, हम सीधे ट्रेन से उठकर जा रहे हैं दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव में सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव जीत हासिल कर ली है। दक्षिण कोरिया में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की है। पार्टी का नाम याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस देश में कौन सी पार्टी सत्ता में है। इस चुनाव में 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में राष्ट्रपति मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोगी प्लेटफॉर्म पार्टी को भी 17 सीटें मिली हैं। इस तरह से सहयोगी सीटों को मिलाकर सत्ताधारी पार्टी के पास 180 सीटें हो गई हैं और दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर कोरोना महामारी के बीच ही राष्ट्रीय चुनावों को संपन्न कराया गया। अब कराए भी क्यों ना, क्योंकि उनके यहाँ आंकड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ रहा था कोरोना का, लेकिन उन्होंने एकदम से टेस्टिंग की और इसको फ्लैट कर दिया, यानी कि अब वहां पर कोरोना के मामले बहुत कम आ रहे हैं पर डे बेसिस पर। अब आप कह सकते हो कि दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश रहा जहां कोरोना संक्रमण आउटब्रेक हुआ, लोगों में संक्रमण फैला, लेकिन उसके बाद इस देश ने अपने आप को काबू कर लिया, कोरोना को काबू कर लिया। इस चुनाव में लगभग 1.18 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। कुल मिलाकर 66.2% लोगों ने मतदान किया, जो 1992 के चुनाव के बाद हुए मतदान का सर्वाधिक आंकड़ा है। तो दक्षिण कोरिया थोड़ा सा आपको घुमा देते हैं, देख लेते हैं दक्षिण कोरिया कहाँ है। ये रहा अपना चाइना। आप भारत से चाइना तो पहुंच ही जाओगे। चाइना के बगल में अगर आप देखोगे तो ये आपका थोड़ा बहुत रशिया का पार्ट है। नीचे आओगे तो आपको नॉर्थ कोरिया मिलेगा, हाँ वही किम जोंग उंग वाला, और इसी से जुड़ा हुआ अगर आप देखोगे तो साउथ कोरिया मिलेगा। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। इसे येलो सागर यानी कि पीला सागर भी कहते हैं। तो अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा चाइना है और इधर आपका जापान है, और जापान और चाइना के बीच में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, दो छोटे छोटे देश हैं लेकिन बेहद ताकतवर देश है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और वर्तमान समय में वहां पे करेंसी चलती है वॉन, और अभी अभी राष्ट्रपति के बारे में हम लोग ने बातचीत कर ली है।
अगली जानकारी है SCTIMST, लगातार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफी ज्यादा ये नाम चर्चा में आ रहा है। श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कहां पर है? ये तिरुवनंतपुरम है। अब ये तिरुवनंतपुरम कहां पर है? तिरुवनंतपुरम जो है केरला में, केरला की राजधानी। तो केरला के तिरुवनंतपुरम श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 की जांच के लिए किफायती और तेज परीक्षण किट विकसित की है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा होगा 2 घंटे में कोरोना संक्रमण का पता लगा लेंगे और 1,000 रुपए खर्चा आएगा। जिस मशीन में ये किट फिट होगी वो मशीन की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए है, और इससे पहले की जो किट होती थी वो जिस मशीन में डेवलप होती थी वो 15 से 20 लाख रुपए की मशीन आती थी। इस किट को नाम दिया गया है चित्रा जेन लैंप एन, नाम जरूर याद रखिएगा। अल्पुझा के राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने इस परीक्षण किट को मान्यता दे दी है और ICMR को इसकी जानकारी भी दे दी है। अब SCT संस्थान इस तकनीक को बड़े स्तर पर काम में लाने के लिए जरूरी बदलाव की प्रक्रिया में है, ताकि जरूरत पड़ने पर ज्यादा से ज्यादा किटों का इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि केरला की बात छिड़ गई है तो केरला को कैसे छोड़ दूं मैं, केरला को पकड़ लेते हैं, अभी चर्चा में क्यों रहा। केरला जो है ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ, सॉरी अधिनियम के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था। केरेरा का मतलब है केरला रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। वहां पर ऐसा देखा जा रहा था कि रियल एस्टेट में कुछ लोग गड़बड़ झाला कर रहे थे, तो केरला सरकार ने ट्रांसपेरेंसी यानी कि इसमें पारदर्शिता लाने के लिए केरेरा नाम का एक ऐप और एक वेबसाइट लॉन्च किया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट सर्वे के मुताबिक 2015 से लेके 2020 में जो विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर हैं, मतलब जिन्होंने अपना एरिया बहुत तेजी से बढ़ाया है, 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज जो हैं वो केरला में है। 10 में से 3 जो है वो केरला में है, और जिसमें से मल्लापुरम जो है वो टॉप है। आप समझ पा रहे हैं इस न्यूज का मतलब? इस न्यूज का मतलब ये है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ये समझाने की कोशिश की है कि हर शहर अपना दायरा बढ़ाता है, धीरे धीरे वो जहाँ खेत होते हैं वहां पे मकान बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से सबसे तेजी से बढ़ने वाले जो शहर हैं वो मल्लापुरम है। 22वां एडिशन अभी आपको देखने को मिला है इंटरनेशनल सी फूड शो, जिसे IIS कहेंगे, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो है ये अभी कोच्चि केरला में देखने को मिला था। इस बार इसकी जो थीम रही थी वो थी ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति, बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। केरला बजट 2020 की बात करें तो केरला बजट की 2020 की एक सबसे बड़ी योजना देखने को मिली थी कि 1000 कुदुमश्री होटल खोले जा रहे हैं वहां पर, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको 25 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जा सके। केरला के CM ने योधावु नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, ताकि जो भी ड्रग यानी कि जो भी ये आपके स्मैक वगैरह जो तस्कर होते हैं, ड्रग के जो तस्कर होते हैं, वो उनको पकड़ा जा सके। और केरला में अभी देखा जा रहा है कि इस तरह के मामले भी बहुत सारे आए हैं जहां पर ड्रग के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी काफी देखने को मिले हैं। आप कह सकते हैं गैंगवार जैसी चीजें भी वहां देखने को मिल रही हैं। चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल जो होगा यानी वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है ये आपका कोच्चि में होने वाला है 16 से 20 मई में। अब होने को था, अब देखिए होता भी है कि नहीं। आंध्र प्रदेश जो है कंट्री के ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन जो पोषण अभियान है यानी गरीबों को लिए जो पोषण युक्त खाना पहुंचाना था या पोषण जो अभियान करना था, और मैटरनिटी के जो भी मतलब सब्सिडीज वगैरह थे वो जो देने थे, उनमें आंध्र प्रदेश की रैंक सबसे नंबर 1 पर आई है। लेकिन केरला यहाँ पर बॉटम में आया है, क्योंकि वहां पर नीति आयोग ने बताया कि केरला में 3 में से 1 खाते की रकम जो है वो गलत आदमी के पास चली गई है। यानी 3 अगर ट्रांसफर किए गए हैं तो 1 रॉन्ग ट्रांसफर है। वहां पे कोई भी गर्भावस्था महिला नहीं थी, गर्भवती महिला नहीं थी जिसको इस बेनिफिट का लाभ मिलना चाहिए। साहित्य अकादमी अवॉर्डी मलयालम पोएट पुथुश्री रामचंद्रन का अभी मार्च में निधन हो गया। ये न्यूज मैंने आपको बताई थी, ओवरऑल सारी न्यूज ही मैंने आपको बता रखी है। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट, और स्टेट फ्लावर है गोल्डन सॉवर ट्री, एंड स्टेट ट्री है आपका कोकोनट। तो पिनराई विजयन जो हो गए आपके चीफ मिनिस्टर हो गए, और इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान जो केरला के गवर्नर रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार आगे आई है, बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। उन्होंने क्या किया है कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी सीधे कोरोना मरीजों के इलाज में लगे, यानी डायरेक्ट उनसे टच में आ रहे हैं, तो उनको संक्रमण का दिक्कत भी है, तो उनको हर महीने 10,000 रुपए की सेवा राशि दी जाएगी। कोरोना के मरीजों के सेवा में लगे अन्य विभागों के कर्मचारी भी संक्रमित होंगे तो उन्हें भी सेवा राशि के रूप में 10,000 रुपए मिलेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या जो है वो 1360 तक पहुंच गई है। अब तक 69 संक्रमण से मर चुके हैं, जबकि 68 की मौत हो गई है। उल्टा लिखा हुआ है, जबकि 78 जो है आपके संक्रमण से बच गए हैं, संक्रमण से निकल गए हैं, जबकि 68 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में 892 मरीज हैं और भोपाल में 197। राज्य में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है लालजी टंडन, जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, और ये है शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने नाटकीय घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। एक और अच्छी खबर है, टीवीएस, आप सभी जानते होंगे, अपाचे वगैरह देखी होगी आपने। तो टीवीएस जो है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है वर्तमान समय में। इसने नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है, यानी आने वाले समय में आप टीवीएस को भारत की एक अग्रणी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनियों में देखेंगे, क्योंकि मोटरसाइकिलों का शौक मुझे भी काफी है, भले ही मेरे पास ज्यादा मोटरसाइकिल नहीं है, केवल एक ही है। तो टीवीएस मोटर कंपनी की विदेशी में स्थित सहयोग कंपनी टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटी लिमिटेड ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया। नॉर्टन के अधिग्रहण का मतलब आप समझ रहे हैं, एक जमाने में नॉर्टन का जलवा हुआ करता था, मतलब माइंड ब्लोइंग मोटरसाइकिलें। एक तरह से आज जैसे बुलेट का जलवा है, वैसे नॉर्टन का एक जमाने में जलवा हुआ करता था। तो प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया, बहुत बड़ी राशि है। सौदे के एक हिस्से के रूप में टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने नॉर्टन मोटरसाइकिल होल्डिंग लिमिटेड और नॉर्टन मोटरसाइकिल यूके लिमिटेड के साथ परिसंपत्ति खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी है। नॉर्टन की स्थापना बर्मिंघम में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन द्वारा की गई थी, जो अब तक का सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया था। नॉर्टन के पास कमांडो और डोमिनेटर नाम से बिकने वाली बाइकों की लोकप्रिय रेंज है, जो आज भी युवाओं के दिलों को धड़का देती है। मोटरसाइकिल में आपको दिखाई देता हूँ, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है कमांडो और ये है डोमिनेटर। विश्व की सबसे पावरफुल बाइकों में से एक मानी जाती है। तो हाल फिलहाल टीवीएस मोटर कंपनी ने इसको खरीद लिया है। टीवीएस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। वर्तमान समय में के.एन. राधा कृष्णन जो है, ये इस कंपनी के सीईओ हैं। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है सुंदरम क्लेटन लिमिटेड। और आज की डेट में देखा जाए तो 20,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर के पास रिवेन्यू के साथ ये भारत की जो है ये तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है। पहली दो कौन है, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। डाक कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति, ये एक और अच्छी खबर है। जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं, कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण डाक सेवा सहित सभी डाक कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन के दौरान अगर वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो उनको 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्णय लिया है, जो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। ये दिशा निर्देश जल्द ही प्रभावी हो जाएंगे, कोविड-19 संकट की समाप्ति तक के लिए लागू रहेंगे। ध्यातव्य है कि गृह मंत्रालय ने डाक विभाग को अनिवार्य सेवाओं के रूप में मान्यता दी थी, जिसकी वजह से सब कुछ रुक गया था, लेकिन ये नहीं रुका था। तो ग्रामीण डाक सेवक सहित डाक कर्मचारी ग्राहकों की मेल डिलीवरी, डाकघर, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा देने जैसे विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त डाकघर स्थानीय राज्य प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय भी स्थापित कर देश में कोविड-19 के फूड पैकेट, राशन एवं अनिवार्य दवाओं की डिलीवरी भी कर रहे हैं। इस प्रकार डाक विभाग अपने सामान्य कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ कोविड-19 से संकट लड़ने में भी अपना योगदान दे रहा है। तो अभी आपको ये बताना है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको ये बताना है कि भारत में पहला वर्किंग डाकघर यानी वर्किंग पोस्ट ऑफिस किसके शासनकाल में, मतलब उस टाइम कोई ना कोई गवर्नर रहा होगा भारत में, किसके शासनकाल में और किस सन में खोला गया था, कहां खोला गया था, ये पूरी जानकारी आपको भारत के पहले डाकघर के बारे में देनी है। अगली जानकारी पे चलते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, एसएस कोरोना ऐप। दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना नाम की एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए एक नई ऐप एसएस कोरोना ऐप की इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस ऐप के जरिए क्या होगा,
ये ऐप भी आरोग्य सेतु के जैसा ही है। अगर आप संक्रमण वाले व्यक्ति के आसपास जाते हैं, उसका मोबाइल आपके आसपास आता है, तो ब्लूटूथ के जरिए वो दोनों ऐप से कम्युनिकेट कर लेगा और आपको बता देगा कि फला आदमी कोरोना संक्रमित है या अभी उसमें लक्षण है या कई समय बाद लक्षण आएंगे या नहीं आएंगे। इस ऐप के माध्यम से एकत्रित डेटा को तत्काल सर्वर पर अपलोड कर दिया जाएगा और उसका विश्लेषण किया जा सकेगा। मोबाइल एप्लीकेशन एसएस कोरोना को बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया। दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने आपका लॉन्च कर रखा है, शील्ड अभियान चलाया था, 5T अभियान इन्होंने चलाया था। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने अभी एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है, एसएस कोरोना ऐप, सिमिलर टू आरोग्य सेतु जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन इसका क्या होगा, आरोग्य सेतु ऐप का जो डेटा है वो दिल्ली गवर्नमेंट तो यूज नहीं कर सकती, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूज करेगी। तो इन्होंने अपना एक ऐप डेवलप कर लिया है ताकि इससे जो भी है विश्लेषण करें और किसी भी तरीके से जो भी योजनाएं बनानी हो तो बना सके। अब बारी है न्यूज फटाफट की। सारी की सारी न्यूज यहाँ पर कवर होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दिया करिए कि 2 दिन करंट अफेयर्स नहीं आया कि 1 दिन करंट अफेयर्स नहीं आया, वो सब कवर होगा। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है और भारत के अब तक 36 स्थानों को विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाता है तो आप सभी समझते हैं कि ये दर्जा यूनेस्को की तरफ से मिलता है, लेकिन जिसको भी मिल जाता है उसकी संरक्षण का पूरा प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगता है। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासतों की विविधता का संरक्षण करना तथा स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष यानी 2020 के विश्व धरोहर दिवस का विषय है साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 बातें इंपॉर्टेंट थी, कब मनाया जाता है 18 अप्रैल को, और थीम क्या रही है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनेस्को ने भारत में 36 स्थानों, शहर, इमारतों, गुफाओं आदि को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया पड़ा है। इसमें 27 सांस्कृतिक हैं यानी कल्चरल है, 8 प्राकृतिक यानी नेचुरल है और 1 मिश्रित है। तो यूनेस्को में शामिल भारत के जो धरोहर स्थल हैं उनका नाम एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए, आपको भी थोड़ा बहुत अंदाजा रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो भी बना रहेगा। ताजमहल, आगरा का किला, अजंता एलोरा की गुफाएं, काजीरंगा अभयारण्य, केवला देव उद्यान, महाबलीपुरम का और सूर्य मंदिर कोणार्क, मानस अभयारण्य, हम्पी, गोवा के चर्च और फतेहपुर सीकरी, चोल मंदिर, खजुराहो मंदिर, पट्टादकल और एलिफेंटा की गुफाएं, सुंदरवन, सांची के बुद्ध स्मारक, हुमायूं का मकबरा, नंदा देवी का पुष्पदान, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, चंपानेर, पावागढ़, अभी इसका नाम चेंज किया गया, दिल्ली का लाल किला, जयपुर का जंतर मंतर, नालंदा विश्वविद्यालय, कार्बुजियो की वास्तुकला, कंचनजंगा पुष्प उद्यान, अहमदाबाद शहर, भीम बेटका की गुफाएं, कुतुब मीनार, हिमालयन रेल, महाबोधि मंदिर, गुजरात में रानी की वाव, पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और राजस्थान का किला। अब आपको क्या करना है? क्या सर जी आपने तो सब करके दे दिया, हम क्या करेंगे? अब जितने नाम यहाँ पर लिखे हैं इनको अपनी कॉपी में नोट करिए और ये कहाँ है, किस जगह स्थित है, वो खुद से एक नोट्स बनाइए। भैया बताना मेरा काम था, करना हो करो, नहीं करना हो तो फिर जयराम जी की, है ना, कर लेना, वैसे ये फायदा रहेगा, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश, यानी सबसे ज्यादा मैन पावर किसके पास है जो डिजिटली अपने आप को यूज कर सकती है, जो डिजिटली अपने आप को प्रमोट कर सकती है और जो डिजिटली अपने काम कर सकती है। तो गार्टनर ने सर्वे करवाया और पता लगाया कि जो भारत है ना अपना, हाँ अपना भारत विश्व का सबसे डिजिटल कुशल देश है, यानी जितने अच्छे तरीके से हम मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट, इन सब का प्रयोग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। भारत में सबसे बड़ा जेनजेड वर्कफोर्स है। अब देखो ईमानदारी से बताना कितने लोग ये टर्म पहली बार सुन रहे हो, जेनजेड। जितने लोग पहली बार सुन रहे हो, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे वो जानते होंगे, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, मतलब कंप्यूटर जिनके आसपास रहता तो है लेकिन उनको कंप्यूटर की उन्होंने शायद पढ़ाई वगैरह नहीं की है तो शायद उनको ना पता हो, तो आज पता चल जाएगा। वर्कफोर्स है जो डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके नए कौशल सीखने के लिए भी इच्छुक है। इस सर्वेक्षण में भारत में 67% डिजिटल वर्कर्स का मत है कि मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां कार्यस्थल की दक्षता को बढ़ाती हैं, और इस सर्वेक्षण में भारत के बाद ब्रिटेन और अमेरिका का स्थान है, यानी हम सबसे आगे हैं डिजिटल कुशल रूप में। अब बात करते हैं जेनजेड क्या है।
देखिए, जेन जेड का मतलब है जनरेशन जेड। प्रोग्रामर्स ने इनको 3 कैटेगरी में बांटा है, सॉरी 4 कैटेगरी में। एक है जेन बी, फिर उसके बाद आता है एक्स, फिर उसके बाद आता है वाई, और फिर उसके बाद आता है जेड। जो बच्चे 1995 से लेकर 2019 के बीच में पैदा हुए हैं उनको इस कैटेगरी में डाला जाता है, जेन जेड। मैं जेन वाई कैटेगरी में आता हूं, और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो जेन एक्स कैटेगरी में आते हैं। करंट एज इनकी 0 से 24 साल, और लगभग भारत की 25% जो है वो पॉपुलेशन वर्तमान समय में ये है। मीडिया कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो 25%, मुझे लगता है कि मैंने काफी ज्यादा कैलकुलेशन है, मुझे इस पर डेटा पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जहां से मैंने उठाया, अगर उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया होगा, भाई मैं तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि 25% कैलकुलेशन हो। तो फिलहाल मीडिया कंजम्पशन जो है ये हैवी यूजर्स होते हैं मोबाइल डिवाइसेस के, और सेपिंग इन इंटरनेट एक्सेस जो होती है इनके पास यंग एज में ही आ जाती है। ये मतलब पूरी तरह से आपकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो आप जेन जेड में आते हैं। तो ये जो भी वर्क ग्रुप है, अगर ये कोई वर्क ग्रुप है, ये कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा जेन जेड वर्कफोर्स, और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जेन जेड वर्कफोर्स रखने वाला देश है। अगली जानकारी है, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये किताब है, किताब का कवर पेज है। दो बातें, किताब का नाम सटलिंग टू द टॉप। तस्वीर किसकी है? पीवी सिंधु की। ये किताब लिखी किसने है? वी कृष्णा स्वामी ने। वी कृष्णा स्वामी ने इसमें पीवी सिंधु को पीवी सिंधु बनने के सफर के बारे में बताया है। पीवी सिंधु की कहानी वहां से यहाँ पे शुरू होती है, जब वो सिकंदराबाद में रहा करती थी और पुलेला गोपीचंद एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। उसके बाद जब उन्होंने मेडल वगैरह जीते, तो वो सारी की सारी कहानी इस किताब में दी गई है। तो अगर मैं कहूं कि इस साल जितनी भी किताब आई हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब अगर एग्जाम में कोई पूछे जाने वाली है तो वो ये किताब होगी, सटलिंग टू द टॉप। पुस्तक के लेखक है वी कृष्णा स्वामी, याद जरूर रखिएगा। अगली जानकारी भी खेल से है। शरत कमल ने साथियान को पछाड़ दिया है और शीर्ष रैंकिंग में भारतीय काबिज हो गए हैं। यानी कि सबसे अच्छी रैंकिंग इस समय टेबल टेनिस में अगर किसी की है, किसी भारतीय की है, तो वो आपके शरत कमल की है। तो अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल ने गुरुवार को हमवतन जी साथियान को पछाड़ते हुए आईटीटीएफ विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज भारतीय बन गए। उन्होंने एक साथ 7 पायदान की छलांग लगाई है और 31वां स्थान हासिल किया है, यानी कि वर्तमान में वो 31st पोजीशन पे है। शरत ने पिछले महीने ओमान ओपन में खिताब हासिल किया था, जो उनके पिछले 10 साल में पहला आईटीटीएफ खिताब था। इसकी बदौलत उनकी रैंकिंग सुधर गई है। वहीं इनके युवा साथी जो साथियान हैं, जी साथियान जो हैं, वो 32वें स्थान पर खिसक गए हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे मुदित दानी ने भी रैंकिंग में अच्छी प्रगति की है, जिससे वह पहली बार अपने कैरियर में शीर्ष 200 में पहुंचे हैं। महिलाओं की रैंकिंग की बात करें तो मनिका बत्रा 63वें स्थान पर वर्तमान में चल रही हैं, जबकि सुतीर्था मुखर्जी पहली बार 100 में प्रवेश करने में सफल रही हैं। उन्होंने 14 पायदान के साथ 95वां स्थान हासिल कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने प्रतियोगिताओं के शुरू होने तक अब रैंकिंग बंद कर दी है। कोविड-19 के कारण 30 जून तक सारे टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं। तो शरत कमल वर्तमान में 31वीं रैंकिंग के साथ आईटीटीएफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग में 31वें नंबर पर है। एक अलर्ट जारी किया है सरकार ने कि जूम ऐप जो है, कहा है कि ये खतरे से खाली नहीं है, ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करो। भारत ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कुछ दिन पहले जूम की सिक्योरिटी को लेकर लोगों को आगाह किया था और कहा था कि जूम ऐप साइबर हमलों का जरिया बन सकता है, इसलिए इससे बचे रहें। जूम के सीईओ एरिक एस युआन, नाम जरूर याद रखिएगा, जूम चर्चा में है तो सीईओ का नाम जरूर याद रखिए। एरिक एस युआन ने अपने एक ब्लॉग में बताया कि दिसंबर 2019 में जूम के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 10 मिलियन यानी 1 करोड़ थी, जो मार्च 2020 में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ हो गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर के 20 देशों के 90,000 से अधिक स्कूल भी जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे में ये खतरा बन गया है। सरकार ने इसका इस्तेमाल, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है और इसको सुरक्षित नहीं बताया है। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। फटाफट से वन लाइनर करते हैं और चलते हैं वन लाइनर की तरफ। किस राज्य ने कोरोना के लिए हर महीने 10,000 रुपए देने का फैसला किया है? किसको? जो कोरोना के लोगों की मदद कर रहे हैं, जो कोरोना से लड़ने वाले लोगों के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। कोरोना रोगियों को नहीं, लेकिन कोरोना रोगियों के जो इलाज कर रहे हैं उनको। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को।
किस केंद्रीय मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये ऐप लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने देश भर में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए 88 कोच की एक रेल चलाई है। उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम है अन्नपूर्णा रेल। दक्षिण कोरिया में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? तो वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। और किस संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए किफायती और तेज परीक्षण किट विकसित की है? तो वो है तिरुवनंतपुरम पर स्थित SCTIMST। माउंट मैटरहॉर्न किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है जिस पर लाइट के जरिए अभी तिरंगा बनाया गया है? तो वह है आल्पस पर्वत। टीवीएस मोटर कंपनी की विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटी लिमिटेड ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण कर लिया है। तो वो कौन सा ब्रांड है? वो है नॉर्टन। कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन के दौरान बीमारी के शिकार हो जाने पर उनको कितने रुपए की क्षतिपूर्ति का ऐलान किया गया है? तो उनको 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का ऐलान किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया है? तो वो है आपका दिल्ली। गार्डनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस के अनुसार विश्व का सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा बना है? तो वो है भारत। यानी हम जो है वो डिजिटली अच्छा कर सकते हैं। अब बारी है आज के क्विज की। माउंट मैटरहॉर्न किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है? तो यह है ऑल्पस। रॉकी कहाँ है? याद है। यूराल कहाँ है? याद है। हिमालय कहाँ है? याद है। याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो दोबारा वीडियो देखो। गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार विश्व के सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है जिसमें सबसे बड़ा और कुशल जनजेड कार्यबल है? तो वो है भारत। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन, तीसरे नंबर पे अमेरिका। किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए हर महीने 10,000 रुपए देने का फैसला किया है? तो कोरोना रोगियों को बचाने के लिए जो स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं उनको देने का फैसला किया। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैनेज कर लीजिएगा। तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। बदल गए हैं, याद रखना। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। थीम याद करने की कोशिश करिए। किस केंद्रीय मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। ये कौन है? ये केंद्रीय कृषि मंत्री है। भारतीय रेलवे ने देश भर में खाद्यान्न आवश्यक वस्तुओं को चलाने के लिए एक 88 कोच की मालगाड़ी चला दी। उसका नाम क्या है? वो है अन्नपूर्णा रेल। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी को बहुमत हासिल हो गया है? तो वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। किस संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए एक किफायती और तेज परीक्षण किट चित्राजेन लैम्प विकसित किया है? तो वो है SCTIMST श्री चित्रा टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टीवीएस मोटर कंपनी की विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटी लिमिटेड ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण कर लिया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नॉर्टन। कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वहन के दौरान बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए की क्षतिपूर्ति देने का निर्णय किया गया है? तो 10 लाख रुपए देने का निर्णय किया गया है। किस राज्य के सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया है? तो वो है दिल्ली। शील्ड 5T प्लान के बाद उन्होंने एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स और रोज इसी तरीके रोज सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स आते रहेंगे। आपका प्यार व्यवहार इसी तरह बना रहे, ईश्वर से मेरी यही कामना है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। थोड़े दिन की और बात है, फिर हम सभी मिलकर अच्छे से और पढ़ाई करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। 2000 इसलिए लिखा हुआ है कि 2000 लाइक करा देना, कराते नहीं हो तुम लोग, मानते नहीं हो मेरी बात, आज मान लेना। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।